हाँ भाई, अपन लोग क्या कर रहे थे? फिर रोप विथ मास चालू किया था। वो तो खत्म हो गया, इतना ही है वो। बाकी उसको वन फ्रिक्शन के साथ वाले क्वेश्चन के अंदर फिर देन वी कैन कंटिन्यू। हाँ, शायद मैंने एक दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, वो किए? हाँ सर, ट्राई किए, हुआ नहीं। हाँ खुशी, क्या आंसर आया? सो जो एक्सेलरेशन है वो g/2 है और टेंशन नहीं नहीं नहीं, G/2 नहीं है। सिर्फ g है क्या? नहीं, G/3। ठीक है, देखो ये हमारे पास में एक कार्ट है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, एक पेंडुलम था जिसको मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है, और ये एंगल कितना दिया हुआ था? 45। इसका मास भी m है कार्ट का, और इसका मास भी m है, ये दोनों सेम मास। एंड आई हैव जस्ट रिलीज द मास, और तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट जस्ट आफ्टर द बॉल इज रिलीज। तो पहले तो क्वेश्चन को विजुलाइज करने की कोशिश करो कि होगा क्या जब बॉल को छोड़ दोगे। तो कार्ट कहाँ की तरफ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, राइट जाएगा? बस इतना बताओ। हाँ, सर राइट। अथर्व। हाँ, राइट में है। तो पहले उसका एबीडी बना लेते हैं कार्ट का यार, अपने आप हमको पता लग जाएगा। ये हमारे पास में कार्ट है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? नंबर ऑफ फोर्सेस बताओ पहले तो। 1 2 3। कार्ट पे खुशी। सर 3। देखो, एक तो इसका mg फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक ग्राउंड फोर्स लगाएगा वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन उनको लिखने का मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज कार्ट कैन मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जो फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है उसको लिखने का देयर इज नो पॉइंट। स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है। स्ट्रिंग कहाँ की तरफ लगा रही है टेंशन? स्ट्रिंग फोर्स ऑलवेज पुलिंग फोर्स ना, यहाँ की तरफ लग रहा है, राइट? तो बताओ, इसके कंपोनेंट करोगे तो मैं हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या आएगा? यहाँ की तरफ T/√2 ना, क्योंकि हमको एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है ना। यस सर। तो बताओ, कार्ट कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा? तो लेफ्ट में जाएगा ना, राइट में कौन बोल रहा था? ठीक है, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है T/√2, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कार्ट का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में मैंने बोल दिया a। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? T/√2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमने लिखी है कार्ट के लिए। सर 2 ma नहीं होगा क्योंकि वो नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं बताओ, अभी मैंने एबीडी किसका बनाया है? कार्ट का। कार्ट का। उसका तो मैंने एबीडी अभी तक बनाया नहीं, तो जो भी मैंने फोर्सेस लिखे हैं वो भी किसके ऊपर लिखे हैं? कार्ट के ऊपर। तो उसी का मास आएगा, है ना। अब मैं उसका एफबीडी बनाता हूं, लेकिन उसका एफबीडी बनाने के लिए आई विल गो इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार्ट। मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा अब। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को इसके अंदर ही बिठा दिया। नाउ माय ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज कार्ट इज एक्सेलरेटिंग। सो अब अगर मैं बॉब को बनाऊं, जो भी बॉल थी वो, थोड़ा सा इधर, बॉल यहां की तरफ थी ना, ये लो। अब इसका एफबीडी बनाओ, इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ की तरफ लगेगा T टेंशन,
ठीक है, यहाँ की तरफ क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका mg। अगर मैं इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं तो अपना सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लगाऊंगा? सूडो फोर्स राइट में, क्योंकि इसका एक्सलेशन लेफ्ट में है। यहाँ की तरफ लग जाएगा सूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब बताओ इसके फ्रेम में ये जो बॉल है इसका क्या हो रहा है? अगर कोई इंसान इसके अंदर बैठा है बस के अंदर, तो वो क्या बोलेगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, मतलब अलोंग द लेंथ एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ma/√2। इसे mg का इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg/√2। और हम बोलूंगा कि अलोंग द लेंथ एक्सेलरेशन हैज टू बी 0, बिकॉज स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कैसा है? कांस्टेंट है ना। तो अगर ये पॉइंट ए का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये जो बी है इसका भी कितना होना चाहिए? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स इसको बैलेंस कर दो। अब तो बैलेंस कैसे करोगे? mg/√2 शुड बी इक्वल टू t प्लस ma/√2। ठीक है, अब ये जो है t, इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, तो mg/√2 इक्वल टू टेंशन का वैल्यू है √2 ma प्लस ma/√2। अब तो हो जाएगा सॉल्व। तो क्या बन जाएगा? mg/√2 इक्वल टू 2ma प्लस ma/√2 a इक्वल टू g/3। हाँ भाई बताओ। अबे सब लोग चुप क्यों हो कि नहीं? अथर्व, यस सर। समझ में आया? हाँ सर समझा। तो देखो यहाँ पे हमको वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं काट के बाहर बैठा हूं तो जो बॉल है उसका मोशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो है ना, वो नीचे भी आ रहा है, लेफ्ट में भी जा रहा है, काट मेरा कहते हैं राइट लेफ्ट पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बट अगर मैं ऑब्जर्वर को इसके अंदर ही बिठा दूं, कार के अंदर ही, तो देन आई कैन से कि अलोंग द लेंथ एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट वाली जो चीज थी दैट हैज बिकम इजियर। इसलिए हमने क्या किया कि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम था, ठीक है ना, तो फिर ऐसे करके हम ना कर देते हैं। खुशी, Yes. हाँ गलती किया था। तो मैंने एक्चुअल क्वेश्चन अच्छे से समझा ही नहीं था। हाँ तुम तो उसको पे राइट में लेके जा रही थी। नहीं ठीक है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान से समझ के और ये करना है। चलो आगे आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करो यार, तुम लोगों का इंटरेक्शन लेवल बहुत कम हो गया, बोलते ही नहीं हो क्लास में, ना कुछ कहते, डाउट वाउट पूछते हो। इस बार पीटीएम के अंदर देख लो, कंप्लेंट कर दूंगा सबके। फ्रिक्शन, चलो बताओ क्या होता है फ्रिक्शन, कौन बताएगा? Sir, opposing force. ऑफ Two bodies in contact. ओके, सर मूवमेंट के खिलाफ Force that रेजिस्टेंस opposes फोर्स, motion, sir. क्या क्या? मूवमेंट के खिलाफ फोर्स, रेजिस्टेंस मोमेंट के थोड़ा। अगेंस्ट फोर्स। हाँ ओके, और बताओ अच्छा डेफिनेशन। Contact force. चलो ठीक है, ये तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन पे उस पे आते हैं। ये हमारे पास में सरफेस, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है,
तो ये ऑब्जेक्ट की सरफेस, ठीक है। तो देयर आर टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। सो इन दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है, अगर मैं इन दोनों सरफेस की बात करूं, ये तो फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, ये होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है नॉर्मल। कहां लगता है नॉर्मल फोर्स? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, सरफेस के ये वाला, राइट, अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, तो एक इनके बीच में लगता है फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारे पास में लगता है अलोंग द सरफेस। अब वो यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है, ये है अलोंग द सरफेस, राइट, ओके। अब नाउ टेल मी समथिंग अबाउट द नॉर्मल फोर्स। उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है नॉर्मल फोर्स के? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सेल्फ एडजस्टिंग। तुमको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। तो पहले थोड़ी सी इसकी बात करते हैं अबाउट नॉर्मल। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ये रखा हुआ है ब्लॉक, इसका वेट है 5 kg। कितना लग रहा है नॉर्मल? 50। 50 ओके। यही 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन अब मैंने ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, F इक्वल टू लगा दिया 20 न्यूटन। बताओ मतलब अभी कितना लग रहा है नॉर्मल? 30, क्योंकि हमको इतना ही चाहिए भाई। जो 20 न्यूटन हमने लगाया, वी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो 20 हमने ऊपर लगा रखा है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है अभी? 30, तो हमको 30 मिलेगा। अगर मैंने ऊपर लगा दिया 15 न्यूटन, अब 0। तो देखो नॉर्मल फोर्स तीनों ही केस में सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, बट जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसा है, अपनी वैल्यू को एज पर द रिक्वायरमेंट चेंजिंग। तो इसलिए हम बोलते थे कि ये जो फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका मतलब होता है इट विल बी देयर ओनली व्हेन रिक्वायरमेंट इज देयर, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो पहले देखते हैं कि फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, कौन बताएगा? जैसे कुछ मतलब एग्जांपल देता हूं मैं। ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर एक बॉक्स को मैंने स्लाइड करवा दिया, इसका वेलोसिटी v है। तो क्या होगा? रफ सरफेस है, रफ सरफेस। बताओ आफ्टर सम टाइम क्या होगा? ब्लॉक रेस सर पर। बॉक्स रुक रेस्ट जाएगा। में आएगा। यस भाई, ये काम तो तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। घर पे एक काम करो, कोई चीज भी ले लो, तुम्हारा फोन ले लो, बुक ले लो, और उसको फ्लोर के ऊपर स्लाइड करवा दो, तुम देखोगे आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जिसका जो अपना वेलोसिटी है वो 1 0 हो जाएगा। और इस पूरे इंटरवल में ये क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है ना। स्लो डाउन होता होता रुक जाएगा। अब मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल में हमने तो कोई फोर्स हमने लगाया नहीं, क्योंकि हमने तो एक बार पुश कर दिया उसके बाद में छोड़ दिया। तो इसको स्लो डाउन करने वाला कौन था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगा? लेफ्ट। बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसमें यहाँ की तरफ क्या लगा? फ्रिक्शन। जब ये ब्लॉक यहाँ पे आया, इसका जो वेलोसिटी था v डैश था, तो भी कहाँ लग रहा था फ्रिक्शन? पीछे लग रहा था। क्यों? ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इससे फ्रिक्शन पीछे। ओके, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, अब कहाँ लग रहा है फ्रिक्शन?
कहीं नहीं लग रहा सर। कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि ना ही इसकी आगे जाने की टेंडेंसी है, ना ही इसकी पीछे आने की टेंडेंसी है। ठीक है, ओके चलो ये तो अपना एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 करता हूं। ठीक है, ये एक रखा हुआ है मेरे पास में, एक चीज रखी हुई है, सपोज एक स्टूल रखा हुआ है, और स्टूल के ऊपर रखा हुआ है ना बुक रखा हुआ है एक। ठीक है, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं ना खींच के, तो बताओ बुक का क्या होगा? बुक आगे जाएगा या फिर वो नहीं जाएगा? सपोज तुमने अपने हाथ में कोई चीज रखी हुई है और हाथ को अगर मूव करवाओ, तुम हाथ को इधर उधर लेके जाओ, क्या हाथ के ऊपर जो चीज रखी हुई है वो तुम्हारे हाथ के साथ में जाएगी? हाँ सर, अगर धीरे से करेंगे मूव तभी, यस अगर बहुत हाँ, तेज कर देंगे तो फिर वो उधर ही रह नहीं जाता। हाँ हाँ, तो एक बार तो स्लोली की बात करते हैं। अगर मैं अपने हाथ को आगे लेके जा रहा हूं तो क्या ऊपर की जो है बुक वो आगे जाएगी? हाँ सर। यस जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर यहाँ पे क्या हुआ है ना, बुक आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बुक? बुक को आगे लेके कौन जा रहा है भाई? हमने तो उसके ऊपर फोर्स लगाया नहीं है, हमने तो नीचे सर वाले उस पर लगाया ना, फ्रिक्शन। है ना? हमने तो फोर्स किस पे लगाया? स्टूल पे, टेबल पे। टेबल पे। लेकिन बुक भी तो आगे गई, है ना? अगर बुक आगे गई है तो फोर्स कहाँ लगा है बुक पे? तो ये लो, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है फ्रिक्शन? आगे। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। नहीं, इसका जो मोशन भी फॉरवर्ड में हो रहा है और तुम्हारा जो बुक जो है वो भी आगे जा रहा है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। सर बट वो मतलब डिपेंड करता है ना कि हम मोशन कौन सा मतलब बात कर रहे हैं। जैसे वो बुक का तो टेबल के ऊपर वो बुक का मोशन रेजिस्ट ही कर रहा है, वो तो हमें हाँ हाँ, एक्चुअल में मैं से ग्राउंड दिख रहा फ्रेम की है। बात कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्रेम के। देखो अगर मैं कोई अपने रेफरेंस फ्रेम स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, इसका मतलब होता है ग्राउंड फ्रेम में, है ना? हाँ सर। तो हाँ, तो वो ग्राउंड फ्रेम में तो आगे जा रहा है, तो ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में आगे जाने दो। अब हम बात करते हैं हमारी। तुम बताओ, इफ यू आर मूविंग ऑन द रोड यू कैन मूव इजीली, राइट? लेकिन जब बारिश होती है तो स्लो क्यों चलते हो? जब तुम्हारा घर का जो फ्लोर होता है वो गीला होता है तो स्लो क्यों चलते हैं? सर वाई? स्लिप हो जाते हैं क्योंकि तो स्लिप क्यों हो जाएंगे? सर सरफेस फ्रिक्शन स्मूथ है तो कम हो फ्रिक्शन जाती कम है। रहता है। यस स्मूथ हो जाता है। यस। तो अभी देखो, सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, तो सपोज मेरे पास में ये मैं हूं, ये मेरा पाँव है। ठीक है, ये हमारे पाँव हैं दोनों, और हमको आगे जाना है। तो हम आगे कैसे चलते हैं? हम क्या करते हैं कि हमारा जो पाँव जो है ये हमारा फुट है, इस फुट से ग्राउंड को पीछे की तरफ हम करते हैं, पुश करते हैं, राइट? हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो हमने ग्राउंड पे फोर्स कहाँ लगाया? पीछे की तरफ। ठीक है, तो ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स कहाँ लगाता है? फॉरवर्ड सर आगे डायरेक्शन की में, तरफ। है ना? मतलब एक्शन रिएक्शन। और ये जो है फोर्स, ये क्यों आया? क्योंकि सरफेस जो तुम्हारे कांटेक्ट सरफेस थी उसने अलोंग द सरफेस फोर्स लगाया, और जो फोर्स अलोंग द सरफेस लगता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कभी आगे चल ही नहीं पाते, हम वहां पे स्लिप करते रहते। तो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू मूव ऑन द ग्राउंड। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी कैन नॉट मूव। अगर तुमको पूरा पानी पानी डाल दो उसके अंदर फ्लोर के ऊपर, तुम आगे नहीं चल पाओगे, तुम स्लिप हो जाओगे, क्योंकि तुमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए नहीं है। तो ये जो पेयर है, एक तो हमारा ये बन गया, थर्ड लॉ भी बन गया है, तो एक्शन रिएक्शन। तो हमने एक्शन क्या किया? हमने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, और ग्राउंड ने क्या किया? हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा दिया। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसी फोर्स को हमने क्या बोला? फ्रिक्शन। बिकॉज
दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस अलोंग द सरफेस, और जो अलोंग वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अब बताओ, इन तीनों एग्जाम्पल को देख के अगर तुमको कोई फ्रिक्शन का डेफिनेशन बनाना हो तो क्या बनाओगे? ये हमारे पास में 3 एग्जाम्पल है। Sir, it is a contact force which acts along the surface. नहीं 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 नहीं, सर आप एग्जांपल डेफिनेशन एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल 3 देखो, तुम एक काम करो, तुम अभी यहाँ खड़े हो जाओ, अपने घर पे हो ना, खड़े हो जाओ और कहते तुम सर ट्राई एक्चुअली करो मैं चलना। लैग हो गया था, मैं हाँ मतलब हाँ मुझे हाँ, पता वही नहीं। वही 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 बोल रहा हूँ। एक बार खड़े हो और ग्राउंड पे चलने का ट्राई करो, तो तुमने अपने पाँव से ग्राउंड को कहाँ पुश किया? पीछे की तरफ। अच्छा अच्छा, समझा सर आप क्या बोल रहे हो। तो तुमने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, तो तुमने ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाया, तो ग्राउंड कहाँ फोर्स लगाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सर तो उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स की वजह से यू आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो फोर्स किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया, सरफेस के अलोंग। और ग्राउंड जो फोर्स सरफेस के अलोंग लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। सो दैट मीन्स यू आर मूविंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? तो इन तीनों एग्जाम्पल से अगर मैं एक फ्रिक्शन का डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा, फ्रिक्शन। सर फ्लूइड्स में अगर यस मूव करे तभी फ्रिक्शन होगा ना? यस, लगता है ना, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं अपने, है ना? अच्छा। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। पहली बात तो ये है कि जो सरफेस है उनको कांटेक्ट में होना ही चाहिए, है ना? ठीक है? कब? when there is relative motion or tendency of relative motion. Direction of friction will be, या फिर direction of friction direction of friction will be in which, नहीं यार कैसे बताऊं ना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, या फिर ये कह सकते हो it will act in direction where relative motion can be stopped। मतलब इसका फंडा क्या है ना, रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना है। तो जैसे देखो अपने पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं। पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था? ग्राउंड हमारा स्टेशनरी था, ये ना एग्जांपल 1 में, ये था ग्राउंड, ये था एट रेस्ट, और जो हमारा ब्लॉक है वो कहां की तरफ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके बीच की जो कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके बीच में क्या आ गया? अपना रिलेटिव मोशन आ गया ना, है ना भाई? ओके, तो जो इंसान अपना ग्राउंड पे बैठा है उसे क्या लग रहा है? ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगाएगा? ग्राउंड पीछे की तरफ, कि नहीं हमको रिलेटिव मोशन को स्टॉप करना है, और फाइनली लाके उसने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। यहां पे आते हैं सेकंड वाले ब्लॉक में, हमने फोर्स किसके ऊपर लगाया था? टेबल पे। बुक तो ऊपर कहते हैं रखा हुआ था। तो सपोज पहले एक बार मान के चलते हैं फ्रिक्शन है ही नहीं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो तुम्हारा नीचे वाला टेबल है वो स्लाइड कर जाएगा ना बुक के नीचे से।
तो बुक के फ्रेम में तुम्हारा जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ की तरफ जा रही है? आगे की तरफ। आगे की तरफ। आगे की तरफ जा रही है। तो बुक क्या चाहेगा? वो भी उसको आगे। आगे नहीं जाने देना, है ना? वो चाहेगा उसको आगे नहीं जाने देना, क्योंकि रिलेटिव मोशन को खत्म करना है ना। तो या तो उसको स्टॉप कर दो, या फिर एक काम करो, मतलब कि जो अपना वेलोसिटी है वो भी उसके बराबर कर लो। तो अगर तुम्हारा जो टेबल है वो आगे जा रहा है तो बुक भी आगे चला जाएगा उसके साथ साथ में, ताकि उनका रिलेटिव मोशन कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो बुक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे आते हैं, सपोज तुमने पाँव को रखा अपने ग्राउंड पे और तुमने उसको को पीछे की तरफ पुश कर दिया, तो ग्राउंड के फ्रेम में तुम्हारा फुट कहाँ गया? पीछे की तरफ। अगर स्लिप हो गया तो ठीक है ना। तो ग्राउंड तुम्हारे सर स्लिप हो गया तो आगे आएगा ना सर पैर। अरे तुम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, तो अगर तुम फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ, जो तुम्हारा पाँव कहाँ की तरफ जाएगा? पीछे जाएगा, आगे जाएगा? हाँ पीछे जाएगा। तो तुम्हारा पाँव पीछे जाएगा। तो ग्राउंड क्या कहेगा कि नहीं है, पीछे नहीं जाना है ना, रिलेटिव मोशन होने नहीं देना है। तो वो कहाँ फोर्स लगाएगा? आगे। तुम्हारे पाँव के ऊपर तुम्हारा फ्रिक्शन कहाँ लगा? आगे। तो घुमा फिरा के फंडा क्या आया? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। सरफेस को कॉन्टैक्ट में होना चाहिए व्हेन देयर इज एन रिलेटिव मोशन। अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, या फिर एन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, मतलब कि होने वाला, ठीक है ना, उस टाइम लगेगा। और एंड इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन वेयर रिलेटिव मोशन कैन बी स्टॉप। तो जैसे कि पहले वाले के अंदर कहाँ लगा हमारा उसका डायरेक्शन? बैकवर्ड, ताकि हम उसको स्टॉप कर दें। तो यहां से हमारे पास में आई थी फ्रिक्शन की स्टार्टिंग, कि फ्रिक्शन लगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल करते हैं। सर हाँ सर एग्जांपल 2 में अगर वो टेबल को फ्रिक्शनलेस मानते तो बुक थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाती ना। हाँ भाई, वो स्लाइड होके नीचे से वो निकल जाता वो, और बुक तो उधर ही रहता, बुक गिर जाता नीचे। ओके ठीक है। देखो अब ये तुमने अपने घर पे किया होगा। सपोज तुम्हारा फ्लोर है, फ्लोर पे कुछ तो ये रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है एक बहुत बड़ा, ठीक है, और तुमको इसको स्लाइड करवाना है। तुम क्या करते हो? पुश करते हो इसको, है ना भाई? तुमने यहाँ की तरफ ये अपने पास एक्सटर्नल फोर्स लगा दी। सपोज अगर सरफेस तुम्हारे पास में स्मूथ है तो क्या होगा? आता जाएगा। इफ सरफेस इज स्मूथ तो तुम्हारा जो ब्लॉक है ऑब्जेक्ट वो इजीली चला जाएगा आगे। ऑब्जेक्ट विल मूव, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी मोशन। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि फोर्स की वैल्यू कम है तो नहीं जाएगा, ज्यादा है तो जाएगा। लेकिन अब मैंने बोला कि ये सरफेस कैसी है? रफ है। तो जैसा कि होता ही है रियल लाइफ में। तो अगर तुमको स्लाइड करवाना है, तुमने कम फोर्स लगाया तो मूवमेंट होगा, नहीं होता। लेकिन अगर फोर्स को तुमने इंक्रीज करते करते बढ़ा दिया तो कभी ना कभी तो स्टार्ट हो ही जाता है ना मोशन, है ना। तो सपोज इसका मास तुमको दिया हुआ है 20 kg। अब मैं यहाँ पे कुछ तो बना रहा हूँ ना, टेबल बना रहा हूँ। ये हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स है, और ये हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और ये हमको फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन। और यहाँ पे मैंने दे दिया डायरेक्शन। केस वन में मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन और तुमको दिया हुआ एक्सेलरेशन 0। केस 4 में फोर्स लगाया 40 न्यूटन, 0। इसके अंदर लगाया 60 न्यूटन, एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या है? बाकी कॉलम भरो। सर एक्सेलरेशन ना सर आपने फ्रिक्शन में। अच्छा, फ्रिक्शन में लिख दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको इन दोनों कॉलम को भरना है। पहले तुमने कम फोर्स लगाया, ठीक है ना, 20 न्यूटन नहीं लगाया, तो घर जो है बॉक्स रखा हुआ था वो स्लाइड ही नहीं हुआ। तो उस केस में कितना फ्रिक्शन लग रहा है?
हाँ सर 20 न्यूटन। 20। तो सिंपल सी बात है, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो ये देखो अगर मैं उसका एफबीडी बनाऊं तो ये मेरे पास फोर्स है, हमने फोर्स यहाँ की तरफ लगाया 20 न्यूटन और हमको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो मतलब क्या हुआ, एक ऑपोजिट फोर्स होना ही चाहिए जो कि इसको अपोज कर रहा है, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 होनी पड़ेगी, एग्जैक्टली 20। और कहाँ की तरफ, सर लेफ्ट हैंड साइड साइड में, पे। लेफ्ट साइड। ताकि वो हमारे वाले फोर्स को बैलेंस कर दे। ऐसे अगर मैंने ये लगाया 40 लगाया तो 40 सर कहाँ की 40 तरफ, लगेगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट की तरफ। लेकिन जब मैंने 60 लगाया तो मैंने यहाँ सर की तब तरफ भी 60 40 लगाया, लग रहा है। ठीक है। और सर अभी हम अभी तो अपन एनएलएम इक्वेशन लगाएंगे तो यस 40 आएगी वैल्यू। और यहाँ की तरफ इसका एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कहाँ की तरफ जाने की है, राइट हैंड साइड में, तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपने इक्वेशन बनेगा 60 माइनस एफ, ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 40 न्यूटन यहाँ की तरफ। ये हमारे पास में होता है रियल लाइफ में, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, अब हमने यहाँ पे क्या बोला, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब मैंने अब 20 न्यूटन लगाया तो उसने कितना लगा दिया, 20 लगा दिया। जब मैंने 40 लगाया तो उसने 40 लगा दिया। लेकिन जब मैंने 60 लगाया तो उसने 60 क्यों नहीं लगाया, सर क्योंकि लिमिट है उसकी और वो मैक्स 40 है। यस फ्रिक्शन की लिमिट होती है कि मैं इतना ही लगा सकता हूं, इसके बाद में तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बट इट कम्स विद ए लिमिटिंग वैल्यू, कि इससे ज्यादा हम नहीं लगा पाएंगे, इससे ज्यादा अगर फोर्स लगाओगे तो तुम्हारी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, हाँ भाई। यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट, कोई भी। सर ये फ्रिक्शन का वैल्यू थर्ड एग्जांपल में जस्ट 60 न्यूटन लगा तभी होगा। क्यों, अगर मैं 80 लगा दूंगा तो नहीं, देखो जो तो वो तुमको नंबर्स मैंने दिए हुए थे उनके बेसिस के ऊपर तुमने कैलकुलेशन करके बता दिया, नहीं सर रियल वो लाइफ में क्या नहीं, हो रहा। मतलब 60 लगाया, जब 60 लगाया तभी एफ का वैल्यू वो रहेगा ना, बाद में चेंज होगा। हाँ यस, और क्या, ठीक है ओके। चलो अब देखते हैं कि फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, रीजन। रीजन फॉर फ्रिक्शन, तो पहला रीजन तो तुम लोगों ने खुद ही बता दिया कि सरफेसेस रफ होती है ना, इसलिए लगता है। तो क्या हुआ, रफ होती हैं तो ऐसा क्या हो गया कि उनके बीच में फ्रिक्शन लग जाएगा। तो पहली चीज को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। एक बात बताओ, सपोज एक सरफेस यूं है, एक सरफेस इसके ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसको आसानी से स्लाइड करवा दूंगा मैं, राइट है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक सरफेस मान लो ऐसा है, ठीक है, और इसके ऊपर जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी ऐसा ही है, ओके। अब बताओ, अब मैं इसको स्लाइड कराऊंगा तो क्या मतलब कि इजीली स्लाइड होएगा ये, नहीं। तो देखो ना, ये बीच के अंदर फंसे हुए हैं इसके पार्ट्स, जब पार्ट्स फंसे हुए हैं तो स्लाइड कराऊंगा तो उसको आगे नहीं जाने देंगे ना वो, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो जो भी हम बोलते हैं ना, कोई भी तो सरफेस होती है, अगर उसको माइक्रो लेवल पे देखोगे तो वैसी होती है सारी सरफेसेस, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम स्मूथ वाला नहीं होता है। तो whenever you are trying to slide one surface over another, so ये जो इंटरलॉकिंग है इसकी वजह से वो है ना रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इट ट्राई टू स्टे कनेक्ट टुगेदर।
तो पहला रीजन तो ये है कि हमारी जो सरफेसेस होती हैं वो 100% स्मूथ नहीं होती है। क्लियर है? Yes. ठीक है। सेकंड जो रीजन आता है वो हम बोलते हैं कि तुम बोल सकते हो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड टाइप का। तो उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। सपोज एक आइस क्यूब के ऊपर दूसरा आइस क्यूब रख दो, तो वो दोनों चिपक जाते हैं ना। Yes. तो ऐसा क्यों होता है? देखा है ना सब लोगों ने, एक आइस के ऊपर एक और आइस रख दोगे तो वो दोनों पे चिपक जाते हैं। जैसे फ्रीजर के अंदर तुम आइसक्रीम का कोई पैकेट रख दो तो फ्रीजर की जो नीचे वाली लेयर होती है उसके साथ में आप चिपक जाता है वो। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन कौन बताएगा? खुशी? ओए कहाँ गई? सर पता नहीं। पता नहीं। तब थोड़ा तो मतलब अंदाजा लगाओ ना, गैस मारो। सर वो यशस? टेम्परेचर कोल्ड होता है तो जो वाटर वो बीच में रहता है वो भी कूल हो जाता है सर। तो फिर कूल होने से क्या आपने चीजें पे चिपक जाते सर हैं? फिर वो स्टेक हो, मतलब ऐसे उसमें भी ऐसे लॉक टाइप हो जाता है सर, स्टेक हो जाता है। देखो नहीं, फंडा होता है कि इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। जैसे अपने बनते हैं ना, कोई भी अपना मॉलिक्यूल बनता है तो उसी टाइप से ये भी एक बॉन्ड होती है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीजें स्टिक हो गई हैं। जैसे तुमने अगर देखा होगा कि तुम काफी दिनों तक दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रख दो तो वो चीजें चिपक जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि मान लो मतलब कि मैं एक सरफेस कुछ ऐसी है, ये वाली, ठीक है, और जो सेकंड वाली सरफेस है वो ऐसे है। तो ये जो पॉइंट्स है ये इनके कांटेक्ट में आ गए हैं, ये कांटेक्ट में आ गए, और ये इस ऑब्जेक्ट का mg फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर लग रहा है ना, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब अगर ऊपर वाली चीज को स्लाइड करवाना है तो ये जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक करने पड़ेंगे, ये वाले बॉन्ड, है ना। सर उन्हें अगर ब्रेक बॉन्ड, करने के लिए एनर्जी थोड़ी यूज हो जाती है इसलिए वो। फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, हमको हाँ फोर्स सर। लगाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मोशन को अपोज कर रहे हैं। चाहे मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊं, कहते राइट में लेके जाऊं, कहते राइट में लेके जाऊंगा तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा हमेशा। तो ये दो ना रीजन होते हैं, इनकी वजह से कोई भी दो सरफेसेस के बीच के अंदर फ्रिक्शन लगता है। अब देखो, अगर तुमने सरफेस को 100% स्मूथ कर दिया तो इंटरलॉकिंग तो नहीं होगी क्योंकि सरफेस एकदम स्मूथ हो गई है। तो सरफेस को जितना ज्यादा स्मूथ कर देते हैं फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी 0 है, सपोज हमने ऐसा मटेरियल का बना दिया कि भाई उनके बीच में बॉन्ड्स बन ही नहीं रहे, तो उनके बीच में ये क्या बोलता है, कोल्ड वेल्डिंग नहीं होगी, तो उनके बीच में क्या हुआ ना, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि फ्रिक्शन किस किस के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है। तो पहली चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस, है ना, कि जो सरफेसेस हैं वो कैसी हैं, ज्यादा रफ है, इंटरलॉकिंग हो रही है, नहीं है। सेकंड, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन सरफेसेस, कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा हो रहा है, बॉन्डिंग बन रही है नहीं बन रही। थर्ड, नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस। कैसे, सपोज अगर मैं इस वाले ब्लैक वाले पार्ट के ऊपर मैंने ऊपर से और फोर्स लगा दिया मान लो ज्यादा, तो जो इंटरलॉकिंग हो रही है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी ना, ये जो चीज है ये अंदर चली जाएगी और ज्यादा, ठीक है।
अगर इसके ऊपर मैंने और फोर्स लगा दिया तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। तो जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें से जो ये दो चीजें हैं, दो के इंटरेक्शन और ये तो हमारे पास हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एन मटेरियल, कि जो हमारे मटेरियल है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बॉन्डिंग कैसी है। और जो नॉर्मल फोर्स है ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर, वही तो हम लगाते हैं ना। और नॉर्मल फोर्स तो सपोज जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लो, ये हमारा फ्लोर है घर का, एक यहाँ पे ये मतलब ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। बताओ किसको स्लाइड कराना इजी है, किसको स्लाइड कराना मुश्किल है? सर फर्स्ट ब्लॉक को स्लाइड करना इजी है। ये हमारे पास में इजी है, ये कैसा है, डिफिकल्ट है। क्यों भाई? दोनों की जो सरफेसेस तो सेम ही है, ठीक है, बट जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे, जो नॉर्मल फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कम है। तो N2 is a greater than N1, so friction 2 will be greater than friction 1, क्योंकि उसकी इंटरलॉकिंग और जो कोल्ड वेल्डिंग हो रही है दैट इज मोर स्टेबल। सर पर वो तो एक्चुअली mg पे डिपेंड करता है। नहीं, तो वो तो यहाँ पे mg मैंने इसलिए नहीं बोला। सपोज एक काम करो, इसके ऊपर तुम बैठ गए, अब क्या हुआ? क्या वो जो ब्लॉक है उसका mg फोर्स बदला? नहीं। तो लेकिन अब उसको स्लाइड कराना मुश्किल है ना, तुम उसके ऊपर बैठ गए हो, तो कौन सी चीज चेंज हो गई है? नॉर्मल, है ना। तो इसलिए mg नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके और भी फैक्टर हो सकते हैं ना, मतलब ये जो इंटरलॉकिंग और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए बोलते हैं नॉर्मल फोर्स डिपेंड करता है, mg नहीं करता। ठीक है ना? क्लियर है? आगे आए? यस। चलो, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना सर। हाँ सर हो गया? ओके। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है भाई? मोशनलेस, जो मोशन में नहीं है। ठीक है, तो हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। सर दैट अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग between surfaces when there is no relative motion। मतलब कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। जैसे ये हमारे पास में एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, सपोज इसका वेट है 5 kg। ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, और तुमको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन 0 है। अब बताओ इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है? सर 2 न्यूटन। यस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो अगर मैं इसका एबीडी बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा ना, मैं कहूंगा ये लो, यहाँ पर इसका mj लग रहा है,
यहाँ पर नॉर्मल, लेकिन उनसे कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है ना, यहाँ की तरफ 2 न्यूटन। तो इफ acceleration is 0 in the horizontal direction, that means there has to be friction force। फिर मैं लिखूंगा F should be equal to 2 न्यूटन। तो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 2 न्यूटन। कहाँ की तरफ आया? लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज अभी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टेशनरी है ना वो, इसलिए। अब जैसे अपने इस वाले एग्जांपल की बात करें, पहला वाला एग्जांपल कहाँ गया? ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में स्लिपिंग हो रही है ना, हो रही है ना, स्लाइड कर रहा है वो। तो इस वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, कि ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, कि अभी तक जो हमारा मोशन है वो स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जैसे अपने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, सपोज ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, इसको पुल कर रहे हैं हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, मास। तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं एनालाइज करो। सपोज फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या स्लाइड करेगा? नहीं। हाँ, नहीं। तुमने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया थोड़ा सा, स्लाइड किया? नहीं किया। फिर तुमने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया थोड़ा सा, स्लाइड किया? नहीं किया। ऐसे इंक्रीज करते करते कभी ना कभी तो स्लाइड हो जाएगा ना। हाँ, या मतलब हमेशा ही हमारे फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर रहेगी? नहीं, कभी तो करेगा स्लाइड, कभी ना कभी तो करेगा ही, राइट। तो वो जो वैल्यू है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कि अब तुम्हारा फ्रिक्शन जो है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, देन द ब्लॉक हैज टू मूव। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका। हाँ सर, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक और बार लिमिटिंग फ्रिक्शन बता देंगे प्लीज? हाँ, तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन ये बता रहा हूं कि सपोज मैंने एक ऐसा बनाया है ना, ये बनाया ग्राफ, इसमें इस एक्सिस के ऊपर तो हमने अपने रिप्रेजेंट किया एक्सटर्नल फोर्स को, और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया फ्रिक्शन को, और फ्रिक्शन के अंदर भी मैं क्या लिख रहा हूँ? एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने स्टार्ट किया 0 से। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमारा कैसा है? 0 है। तो जो हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है। मैंने फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, और अभी तक स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन की वैल्यू उसके बराबर है ना? यस सर। ओके, तो मतलब जैसे जैसे मैं अपने फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये दोनों कैसे इक्वल है? ठीक है, फिर मैं यहां पे आ गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो अगर मैं लिखूं फ्रॉम ए टू बी, नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ? जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इक्वल टू हमारा एक्सटर्नल फोर्स, है ना, अब अपने इक्वल अपोजिट। अब अगर मैंने फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो स्लिपिंग हो जाएगी ना। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, तो देखो अब ये जो पॉइंट था मेरे पास में, पॉइंट बी, इसके बाद भी अगर मैं फोर्स को इंक्रीज करूंगा तो अब तो मतलब कि उसका होना पड़ेगा ना यार, मतलब कि मोमेंट। ठीक है ना, तो ये जो मोमेंट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बना देता हूँ,
यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले मैं फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, जब मैं यहां तक आ गया उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने बोला फ्रिक्शन में मैक्सिमम, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि मतलब इसके बाद में फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक नहीं पा रहा है, अब तो वो जाएगा ही। इसके बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन की कोई ना कोई तो वैल्यू आ गई, तुमने फोर्स को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, यहां तक फ्रिक्शन ने उसको कंट्रोल में रखा था। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यस सर, थैंक यू। हो गया ना क्लियर? देखो अब इसके बाद क्या होता है, जब मोशन एक बार स्टार्ट हो जाता है, तुमने कभी देखा है कि तुमने कहीं देखा हो रास्ते में बस खराब हो जाती है तो लोग उसको धक्का मारते हैं, देखा है किसी ने? हाँ यस सर। यस सर। तो जब सब लोग धक्का मारते हैं तो पहले तो काफी लोग होते हैं धक्का मारने के लिए, लेकिन बस एक बार हिलना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में कम लोग भी उसको आगे ले जाते हैं। ऐसा क्यों? फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया सर टायर की वजह से। सर जब बस पहले रुकी रहती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहती है, जब वो मूव कर रही रहती है तो फिर दूसरी ये फ्रिक्शन देखो, रहती है। यहाँ पे आओ। हमने देखा कि फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्योंकि या तो इंटरलॉकिंग होती है या फिर हमारे पास है ना कोल्ड वेल्डिंग होती है। तो सपोज कोई चीज है फंसी हुई थी पहले, ऐसे यहाँ पे कोई चीज फंसी हुई थी तो हमको काफी लोग लगे पुश करने के लिए ताकि इंटरलॉकिंग को भी खत्म कर दें और जो कोल्ड वेल्डिंग थी उसको भी खत्म कर दें। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो अब चीजें स्लाइड होने लग गई हैं। तो अब ये सरफेस जब आगे जाएगी तो आगे कोल्ड वेल्डिंग इतनी स्टेबल नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट आर मूविंग, उनको स्टेबल होने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ना ही इंटरलॉकिंग के लिए इतना टाइम मिल रहा है। तो एक बार ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है ना तो उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, मैं लिखूं वंस ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। मतलब जब ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करना शुरू कर देते हैं तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपने काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड यूजुअली काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो हमारे जो बॉन्ड और जो इंटरलॉकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है वो कम होता है। तो ये तुम्हारा ये होता है। अब जब इसके बाद भी अगर मैं फोर्स को इंक्रीज कर दूंगा, ये मेरे पास में है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, अब इसके बाद भी अगर मैं जाऊंगा तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। ये लो, ये होता है। ये जो रीजन है इसके अंदर मेरा कौन सा लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, कम है, एफ, उसको लिखते हैं एफ के। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सर वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है क्या? हाँ, उसके बाद तो स्टार्ट हो जाती है ना स्लिपिंग। अगर तुमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया फोर्स को तो फिर अपने स्टार्ट हो जाता है मोशन। तो वो पॉइंट पे क्या होता है, मतलब वो समझा नहीं सर। उस पॉइंट पे सब कुछ अपना बैलेंस रहता है, ठीक है। फ्रिक्शन ओके, भी जैसे जीरो। कि कहाँ गया, ये बताओ बताओ यहाँ क्या हो रहा है इसके अंदर। नॉर्मल जीरो। तो क्या तुम्हारा ब्लॉक है ना सरफेस के कांटेक्ट में है? सर कांटेक्ट में है, बस छूटने ही वाला है। अगर थोड़ा सा और इंक्रीज किया ना तो वह ना उठ जाएगा ऊपर, है ना। हाँ। इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ।
क्योंकि ऊपर भी 50 और नीचे भी 50, मतलब कांटेक्ट में है लेकिन बस छूटने वाला है। तो सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो बस हिलने ही वाला है, बस थोड़ा सा फोर्स और लगा दो बस, तो है ना। तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग चीज, कि थिंग्स आर अबाउट टू हैपन, बस जस्ट यू नीड स्मॉल एक्स्ट्रा वैल्यू, dx जिसको बोलते हैं, है ना। तो अब देखो, जैसे इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना है यहाँ पर, तो स्लाइड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज इफ आई वांट टू स्लाइड ए ब्लॉक, तो मुझे किस चीज का अपने ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ सर, हाँ सर। अगर ब्लॉक को मूव करवाना है तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो स्लाइड हो जाएगी। तो अभी हम उसी की बात करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है। तो इसके लिए हमने एक अपने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस साल तुम्हारे स्कूल ओपन नहीं है, नहीं तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट है ना करवाते हैं। सपोज यहाँ पे एक रखा हुआ है ब्लॉक 50 kg का और ये रखा हुआ है 10 kg का। ओके, कौन से ब्लॉक को स्लाइड करवाना इजी है? 10 kg। ऑब्वियसली बात है 10 kg वाले को ना। तो यहाँ पे हमने निकाला कि जो Fs जो मैक्सिमम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ऐसे लिखते हैं इसको, दिस इज ए प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। मैंने तुमको अभी बताया था जितना ज्यादा नॉर्मल होता है उतना ज्यादा फ्रिक्शन आता है ना, क्योंकि हमारी इंटरलॉकिंग भी अच्छी हो जाती है और जो तुम्हारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। और एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं म्यू। म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। मतलब कि जो सरफेस है वो कितना स्मूथ है, उसकी कोल्ड वेल्डिंग कितनी होती है, वो कहते हैं फ्रिक्शन लगाने लायक है कि नहीं है उसमें। तो जो टोटल जो मैक्सिमम फ्रिक्शन तुम्हारे पास में लगता है ना ये वाला, इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो देखो जितना ज्यादा नॉर्मल होगा तुम्हारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी अपनी ज्यादा आएगी। ये तो भाई कहते हैं कॉमन सेंस है कि 50 kg को स्लाइड करवाना मुश्किल है एज कंपेयर टू 10 kg। म्यू है जैसे कि तुम्हें बोले कि एक तो मिट्टी के ऊपर चलना है, एक स्मूथ जो तुम्हारे घर के अंदर फ्लोर होता है उस पे चलना है किसी चीज को, तो कहाँ पे चलना आसान होता है? फ्लोर पे। क्यों? फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए वो में अपोज कम करता है, ठीक है ना। जनरली म्यू की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 1। इट कैन बी ग्रेटर देन 1, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी तुम क्वेश्चन वगैरह देखते हो ना मोस्टली उसके अंदर म्यू की वैल्यू इतनी रहती है। तो देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन अभी करता हूँ फिर समझ में आएगा। सर एक जैसे मिनट जा सकते हाँ एक बार मिनट ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे हाँ सर बस एक मिनट की। So greater सर हो गया सर। होगा, हाँ greater than कभी होगा, greater than 1। नहीं वो तो मतलब हमारी वो है ना, ये हमारी मर्जी है वो तो कितना बनाना है हमको। सर रियल लाइफ में, असली में
अरे काम करो ना, फेविकोल ना लगा दो यार दो सरफेस के बीच में, कभी स्लाइड ही नहीं करेंगी तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। हो गया ना। अगर तुम दो अपने हाथों के बीच के अंदर फेविक्विक लगा लो तो क्या उसको स्लाइड कर पाओगी? नहीं। तो मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा म्यू है उसको तुमने इनफाइनाइट कर दिया, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। तो बस हो गया। जैसे अभी अपने करते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है रफ, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये यहाँ का तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है सपोज 0.4, ठीक है, और तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। अब मैं तुमको एफ की वैल्यू दूंगा, तुमसे पूछूंगा एफ एक्सटर्नल, बस तुमको इतना ही दूंगा, तुमको फ्रिक्शन बताना है और अपना एक्सेलरेशन बताना है। एक्सटर्नल फोर्स पहले मैंने लगाया 10 न्यूटन, फिर मैंने लगाया 15 न्यूटन, फिर मैंने लगाया 20 न्यूटन और फिर मैंने लगाया 25 न्यूटन। बताओ क्या आएंगे? सर पहले तीन के लिए फ्रिक्शन जो वो 10, 15, 20 आएगा, और लास्ट के लिए भी 20 रहेगा, और एक्सेलरेशन पहले तीन में 0 रहेगा और लास्ट के इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ओके, और लोग? सर बीच वाला फ्रिक्शन है या फोर्स है? यार फोर्स तो मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल जो मैंने लगाया है। अच्छा, मतलब मुझे लगा वो नेट फोर्स। सब मुझे भी सेम ही आ रहा है, हाँ सेम ही आ रहा है। देखो, पहले तो ये बताओ कि स्लिपिंग स्टार्ट कब होगी, भाई उसके बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते ना। स्लिपिंग स्टार्ट कब होगी? जब तो तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। क्या हो सकती है? म्यू इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे कितना है? म्यू दिया हुआ है 0.4, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 50। हाँ 50, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 न्यूटन। मतलब कि फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। जब तक तुम 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब तक तो ब्लॉक हिलने वाला ही नहीं है, राइट। तो तुमने लगाया 10, तो अपना फ्रिक्शन कितना लगा? 10 कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ। लगाया 15 कहाँ की तरफ? यहाँ की तरफ। कितना लगेगा? 20 यहाँ की तरफ। एक्सेलरेशन 0 0 0। सही है। ओके, इसके बाद में अब भाई पता लग गया फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 20 हो सकता है, उसके ऊपर हो ही नहीं सकता वो तो एफबीडी बनाया हमने। यहाँ पे कितना लग रहा है? 25। यहाँ कितना लगेगा? 20। मास कितना है? 5। तो क्या आएगा एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? No, sir. कोई भी, एनीवन? नो सर। No, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ फिर। सपोज एक वॉल है, रफ वॉल, ठीक है? एक ब्लॉक को मुझे यहाँ पे स्टेशनरी रखना है। इसका मास दिया हुआ है 5 kg। यहाँ पे तुमको अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ से मुझे F कितना लगाना चाहिए? फाइंड F मिनिमम टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। चलो बताओ। देखो, अगर सपोज तुमने फोर्स एंड लगाया ही नहीं तो क्या हुआ? नीचे गिर जाएगा ना वो तो, क्योंकि mg फोर्स लग रहा है। तो तुम भाई ये तो तुमने अपने रियल लाइफ में किया होगा ना, कि तुम चीज को प्रेस कर देते हो दीवार के साथ में ताकि वो नीचे ना गिरे। तो अब सोचो और बताओ कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स? सर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, यस। हाँ सर, 100 न्यूटन। अभी आया? तो सबसे पहले एफबीडी बनाना है, तो एफबीडी बनाओ। ये हमने बनाया ब्लॉक, इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? नीचे की तरफ mg। तो पहले देखो कि इस ब्लॉक के कहाँ जाने की टेंडेंसी है? नीचे। 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 तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। ऊपर। तो यहाँ पे लग गया फ्रिक्शन। यहां से मैंने फोर्स लगा रखा था एक F अपना एक्सटर्नल, कितना न्यूटन लगाया? F। तो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये एक लगाएगी नॉर्मल, वो यहाँ की तरफ लगाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल विल बी इक्वल टू F। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, राइट? इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो मैं लिखूंगा ना कि F इक्वल टू n, इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन, अगर मुझे ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो ये जो फ्रिक्शन है F, इसको इसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। तो लिख दो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है? और फ्रिक्शन कितना बन जाएगा? m इंटू जी। m कितना है? 5। तो 5 इंटू 10, तो कितना बन गया? 50। तो आई नीड 50 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन। और 50 न्यूटन ऑफ जो फ्रिक्शन है वो कहां से आएगा? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम म्यू इंटू एन, और उसकी वैल्यू 50। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 50 अपॉन 0.5, दैट मीन्स 100। तो ये लो, इसकी वैल्यू भी 100 आ गई।
तो if I will press the block with 100 Newton force, then the block will be at rest. सर ये एफ मैक्स कैसे हाँ, आया? किस किस का आया? हाँ भाई, हेलो सर हाँ सर ये एफ मैक्स आपने कैसे निकाला? भाई, मैं मैक्सिमम एनर्जी फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इनटू एन। एन। तो ये यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? एफ है ना, ये देखो ना इस वाली इक्वेशन से। हाँ क्योंकि हो, हाँ तो बस, तो उसको mg के इक्वल कर दिया ना, क्योंकि उसको स्लाइड नहीं करवाना मेरे को नीचे की तरफ। भाई जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर होना चाहिए ना। ओके सर। ये तो उनको मैंने इक्वल कर दिया दोनों को। हाँ भाई ठीक है, बाकी लोग क्लियर? हाँ सर। अब देखो मैं तुमको कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ। फ्रिक्शन का थ्योरी पढ़ो पहले तो, फ्रॉम एससीवी। तो पहले एससीवी में से पढ़ो, और फिर जो तुमको वो दिया हुआ है ना, पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें से पढ़ो। अभी इतने क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगली क्लास के बाद में क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहले थ्योरी पढ़ो बस, जो क्वेश्चन आज क्लास में करवाए हैं बस इन्हीं को कर लेना काफी है। बाकी एनएलएम को कंप्लीट करो, लॉज ऑफ मोशन वाले जो थे ना विदाउट फ्रिक्शन, उसको कंप्लीट करो। सर उसमें सिंगेज में कुछ डाउट्स थे, तो डाउट क्लास कब होगा? नहीं तो इस वीक में तुम्हारा एक रखा है ना, प्रैक्टिस एंड सेशन भी रखा है तुम्हारा एक। कौन सा दिन रखा हुआ है? कभी तो है ना इस वीक में। देखा टाइम टेबल कहाँ है? नहीं अभी तुम्हारे जो है डाउट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे अभी, है ना? कहाँ है तुम्हारा टाइम टेबल? सर फ्राइडे को रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं ना, देखो वेंसडे को तुम्हारा डाउट है 3 to 4, और फ्राइडे को तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन भी है ना? तो या तो वेंसडे को अपने पूछ लेना या फिर फ्राइडे को पूछ लेना, ठीक है? ओके ओके चलो बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय।